Good morning, students, all of you, DLED सेकेंड सेमेस्टर। आपको एग्जामिनेशन मैथ का दोबारा देना है और इसके लिए आपको तैयारी भी कर लेनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में बहुत इम्पॉर्टेंट जो खासकर लघुत्तरी प्रश्न आते हैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो है शॉर्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न तो आप कर लेते हैं, लेकिन लघुत्तरी प्रश्न जो है ज़्यादातर आप जो है वो ट्राई नहीं करते हैं या आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आपको पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, DLED सेकेंड सेम का पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए एक आपको विषम बाहु त्रिभुज दी हुई है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज जो है और त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। भुजाओं को कैसे लिखा जाता है? ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी बराबर यहाँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिख देते हैं सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग जिसको स्मॉल यस से लिखा जाता है, यस का मान निकालेंगे। यस का मान कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग का आधा, ठीक है। योग का आधा देखिए कितना हो जाता है, आपको ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का योग आप देख लीजिए, उसका आधा कितना हो जाता है? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9। 18 का आधा कितना होता है? 9, ठीक। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, तुरंत आप फार्मूला लिखिए, तुरंत उसमें मान रखिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, सीधे आप फार्मूला लिखिए एक लाइन में और तुरंत उसमें मान रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा यस माइनस ए, एस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। ये आपको त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब इसमें आप मान रख दीजिए, एक लाइन में आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। आप अंडर रूट का साइन लगाइए और एस के जगह पर 9 रखेंगे, तो 9 माइनस 4 ब्रैकेट बंद और 9 माइनस 6 और फिर क्या लिखेंगे लास्ट में? 9 माइनस 8 ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब आपको आंसर की चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको केवल फार्मूला सही होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, आंसर चाहे जो भी आए, ठीक है। अब आप देख लीजिए अंडर रूट में क्या बनता है। 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 और 4 का डिफरेंस 5 हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, 9 6 का डिफरेंस हो गया 3 और 9 8 का डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो अब आप अंडर रूट में देखिए कितना हुआ, 5 3 15, 15 9 कितना हो जाएगा? आप यही लिख लीजिए डायरेक्ट, अंडर रूट कितना हो गया
15 नवैया 135, ठीक है। तो 135 आपने लिख लिया, ये अंडर रूट में हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि इसका आप जो है अंडर रूट ओपन करें या उसको दशमलव में मान निकालें, ठीक है। आपका सिंपल सा कैलकुलेशन फार्मूला याद होना चाहिए, सॉल्यूशन का कैसे सॉल्व करना है तरीका मालूम होना चाहिए। ये लघुत्तरी प्रश्न है, आपको बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ ही है। जैसे आपने अभी इस सवाल को सॉल्व किया, अभी एक दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल जो आया हुआ है समबाहु त्रिभुज पर आया हुआ है। आपको आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन समबाहु त्रिभुज के बारे में क्षेत्रफल अक्सर पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज, अभी आपने इसके पहले विषमबाहु और त्रिभुज के बारे में, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बारे में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, आप देख लीजिए ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी और इसके मान भी दिए होंगे, तीनों के मान बराबर हैं। मान लीजिए इसमें क्या है कि AB बराबर BC, AB बराबर क्या है BC है, और BC बराबर क्या है CA। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मान दिया हुआ है, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो तीनों बराबर हैं उसका मान दिया है। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालने के लिए आएगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, √3/4 और भुजा का वर्ग, ठीक है। अब इस फार्मूले को याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें आप मान रख दीजिए। तो इसके मान रखने के बाद जो है √3/4 और ये क्या है 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये 4 से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा 25√3। ये क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, ये एरिया निकाला गया है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अभी क्षेत्रफल से संबंधित जितने आपके एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आएगा मैं अभी यही सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कहीं संदेह न पैदा हो, ठीक है। जैसे पहला मैंने बताया विषमबाहु त्रिभुज का, अब क्या बता दिया समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। अब एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट जो आता है क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ वो भी है, उस प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उस प्रश्न को आयत का क्षेत्रफल के संबंध में, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल के बारे में, अब आयत के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्रश्न क्या है कि आयत का विकर्ण दिया हुआ है, आयत का विकर्ण दिया। देखिए प्रश्न को कठिन बनाने के लिए कैसे सवाल में कैसे उसको कठिन बनाया जाता है। तो आयत का विकर्ण दिया हुआ है 4√2, ठीक है। आयत का विकर्ण दिया हुआ है 4 या 24√2 कह लीजिए, 24√2
ये विकर्ण का माप है। पहले तो आयत बना लीजिए, फिगर आप आयत का बनाइए और बहुत आसानी से आपको मालूम होना चाहिए। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आप देखिए आयत ए बी सी डी। अब इस आयत को विकर्ण AC, तो विकर्ण दिया हुआ है, AC का मान दिया है, AC बराबर आयत का विकर्ण, और ये 24√2 दिया है, 24√2 दिया है। ठीक है, अब आपको विकर्ण दिया है और क्या दिया है, एक जो है ये साइड वाली भुजा दी हुई है, AB का मान दिया हुआ है। ठीक है, AB का मान दिया, AB बराबर कितना दिया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसके आधार पर देखिए ये विकर्ण दिया हुआ है और ये AB का मान दिया है, इसके आधार पर आपको क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। केवल 2 मान दिया हुआ है, एक भुजा जो लंबवत रूप में है और विकर्ण का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों की सहायता से BC का मान निकाल सकते हैं। BC का मान कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, AB वर्ग प्लस BC वर्ग इक्वल टू क्या होता है, AC वर्ग होता है। अब मान रख दीजिए, AB का मान 16 हो गया। ठीक है, प्लस BC का मान तो खुद ही ज्ञात करना है, और AC विकर्ण का मान दे रखा है 24√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 24 गुणे 24 और गुणे 2, 24 × 24 × 2, ये हो गया। अब यहाँ से आप BC वर्ग का या BC का मान निकाल सकते हैं। BC बराबर कितना हो जाएगा, 16 इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 24 गुणे 24 और उसमें 2 का गुणा करना है, 24 दूनी 48 में 24 का गुणा कर लीजिए, आप रफ वर्क कर लीजिए। 3 4 चौको 16 3 19 और 2 8 16 6 1 2 चौको 8 1 9। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 15 5 1 10 1 11, 1152 हुआ। 1152 ये जो है इसका कैलकुलेशन हुआ। अब इस 1152 को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से 16 माइनस हो जाएगा। अब आप जितना बचेगा वही BC का मान हो जाएगा, अंडर रूट इतना हो जाएगा। 1152 में से 16 घट गया, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 1136 ये अंडर रूट में मान है, BC का मान आ गया। अब आपको बता दें कि BC का मान आ गया तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ आपको या यहाँ आपको लिखते हैं, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कौन है, BC, ये लंबाई है, और चौड़ाई कितनी हो गई, AB, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। BC का मान आपने निकाला है अभी, अंडर रूट 1136। ठीक है, और AB का मान ऑलरेडी दे रखा है 4, तो गुणे 4 लिख दीजिए। अब 1136 को आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो लगभग जो है 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर इसका आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए 4√1136, ये भी सही है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको देखा
अगर आपको सॉल्व करने का तरीका मालूम है, आपको फार्मूला याद है, फिर आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है आपको जो है मेथड में आती है। ठीक है, तो आपने देखा ये तीसरा सवाल हो गया आपका। इस प्रकार से आप डीएलएड में क्वेश्चंस आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है एक्सपर्ट्स क्लासेस पर जो है उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण के बारे में, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि रेखीय समीकरण में, जैसे मान लीजिए दिया है x + y = 3, ये क्या है, एक रेखीय समीकरण है। एक घातीय है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये क्या है, एक घातीय समीकरण हो गया। ठीक, तो ये लाइनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 1 नंबर वाला प्रश्न क्या बनता है वो भी ध्यान रखिए। पूछेगा इसमें बायां पक्ष कौन सा है, दायां पक्ष कौन सा है। तो आप अपने हाथ अपनी पोजीशन में खड़े होइए, बायां हाथ ये है तो ये बायां पक्ष हो गया, और ये दाहिना हाथ है तो ये दायां पक्ष हो गया। तो आप बड़े आराम से इसको आंसर में बताएंगे। क्या बता देंगे, ये अक्सर आता है प्रश्न जो है कि दिए गए समीकरण का बायां पक्ष बताइए, तो बायां पक्ष क्या हो गया, x + y हो गया। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि दायां पक्ष क्या होगा, तो दायां पक्ष का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए इतनी आसान प्रश्न है, आप इस प्रश्न को जो है केवल याद रख लीजिए, एक बार समझ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन आया है आपका, जो केवल आपको परेशान करने के लिए कि x/3 = 2x + 7, ये प्रश्न आया है, और पूछा है कि इसमें बायां पक्ष बताइए, दायां पक्ष बताइए। ठीक है, अब बहुत से विद्यार्थी जो है x/3 को ट्रांसफ़र करने लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगे कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए। कुछ नहीं, पहला ही सिंपल सा प्रश्न बनता है, बायां पक्ष, तो आप स्वयं अपने कॉपी के पास खड़े होइए, और जो प्रश्न लिखा है, लिखे हुए प्रश्न में ही जो बाएं साइड में पड़ता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष आंसर, बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वो x/3 हो जाएगा। ठीक है, x/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका बन गया, बायां पक्ष क्या हो गया, x/3 हो गया। और आपसे पूछा जाएगा कि दायां पक्ष क्या है, तो दायां पक्ष में आपको आ जाएगा 2x + 7, ये दायां पक्ष हो गया। तो इस प्रकार से आंसर बन गया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि क्वेश्चंस बहुत ही इजी मोड में आता है, बस उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन तो आप बहुत इजी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके।